देखो जैसे आज हम लोग बड़ी आसानी से घड़ी में समय देख लेते हैं ना, ये जो समय की गणना है ना, ये हमारे भागवत जी में लिखी हुई है। एक सेकंड कितने पॉइंट का होता है? कितने पॉइंट का बताइए, आपको नहीं है? कितने लव का होता है? बोलो। हाँ, 100, 100। एक सेकेंड में कितने लव होते हैं? 100, है ना? 100 लवों का वो एक सेकेंड, फिर 60 सेकेंड का एक मिनट, 60 मिनट का एक घंटा। यही आकलन हमारी घड़ी बताती है। लेकिन जितनी आसानी से हमने बता दिया कि 60 सेकेंड का एक मिनट और 60 मिनट का एक घंटा, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत जब घड़ी पर नहीं आया था, उसके पहले लोग कैसे समय को देखा करते थे? जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तब लोग समय को कैसे देखा करते थे? घड़ी को आए कितना समय हुआ? 500 साल पहले घड़ी आई। इसके पहले घड़ी कैसे देखी जाती थी? वो सिद्धांत ये देखो, ये लिखा है, बता दूं आपको। पहले देखिए हमारे ऋषि मुनि कितने साइंस को जानते थे। पहले घड़ी का आविष्कार तो नहीं था, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को परफेक्ट टाइम की गणना थी। आपको आज गर्व होगा अपने भारत देश पर कि नासा जैसी इतनी बड़ी रिसर्च सेंटर कंपनी को, नासा को भी भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के ऋषि मुनियों ने, हम लोगों ने, भारत ने बताया है कि किस समय सूर्य ग्रहण पड़ेगा और किस समय चंद्र ग्रहण पड़ेगा। आज के 10 साल बाद किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा और चंद्र ग्रहण होगा। नासा के पहले ये रिसर्च केवल भारत में थी। भारत के लोग जानते थे, पंचांग में मिलती थी ये चीजें, और पंचांग बनाने वाले वो हमारे लोग भारतीय थे। कितनी बारीक समय की गणना है। अब जो नासा कहता, नासा को अभी तो गठन हुए लगभग 100 साल नहीं हुए पूरे। नासा के पहले हम भारतीय लोग ये जानते थे कि किस तारीख को सूर्य ग्रहण होगा और चंद्र ग्रहण होगा। और देखो ना, सूर्य और चंद्रमा की गति को हम लोग जानते थे कि नहीं? यदि नहीं जानते थे तो परफेक्ट समय हम कैसे बताते थे? हमारा पंचांग कैसे बताता था? कैलेंडर तो आज आया है, पंचांग चलता था पहले, हाँ या ना? तो हमारे भारत के उन ऋषि मुनियों ने बताया कि सूर्य की गति क्या है, पृथ्वी की गति क्या है, चंद्रमा की गति क्या है, इनकी गतियों का मापदंड क्या होगा, और उस मापदंड के अनुसार किस तारीख को, किस तिथि को, किस समय पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में ये पृथ्वी और पृथ्वी के बीच में ये आएंगे, और कब छाया आएगी और कब ग्रहण होगा। ये जो तुम आज जानते हो, ये हम लोग पहले से जानते आए हैं। जब घड़ी नहीं हुआ करती थी, जब नासा नहीं था, तब भी भारत के लोग समय देखना जानते थे। आपकी अनपढ़ दादी से पूछना, आप लोग तो आज साइंस जानने लगे हो जरा सा, हमारी जो दादी थी ना, वो ऐसे नापती थी सूर्य के प्रकाश को और सूर्य की परछाई को नाप कर बता देती थी कितने बज गए हैं। ये गणना थी भारत की। अनपढ़ दादी, अनपढ़ नानी हमारी, वो जानती थी कि कितने बज गए। अंतरिक्ष का ज्ञान जो तुम पुस्तकें पढ़कर जान रहे हो, यही अंतरिक्ष का बोध तुम्हारी अनपढ़ दादी नाप कर बता देती थी कि कितना बज गया है। मुझे अपनी दादी की याद है, ये वो बताया करती थी, है ना, परछाई नाप कर। रात्रि का समय कैसे देखा जाता था? तारों को देखकर। तारा इस समय, ये तारा यहां पर है, ये पुच्छल तारा, सप्तऋषि तारा, ध्रुव तारा, कौन सा तारा कहां है और कौन से तारा उस तारे से कितनी दूरी पर है, उसकी दूरी को देखकर बता दिया जाता था कि कौन सा तारा कितनी दूर पर है, मतलब इतना बज गया। अरे पृथ्वीराज चौहान के जमाने में, पृथ्वीराज चौहान के जमाने में कौन सा इंची टेप था?
चंद्रवरदाई ने बता दिया था ना कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। जब पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गईं मुगल शासक के द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा जब आंखें फोड़ दी गईं, और उससे मोहम्मद गौरी ने कहा, मोहम्मद गौरी न था, मोहम्मद गौरी ने कहा कि तुम्हें शब्द भेदी बाण का ज्ञान है, जरा इस घंटे की आवाज सुनकर जरा बाण का निशाना लगाओ तो हम जाने कि तुम सच्चे योद्धा हो। तो पृथ्वीराज चौहान को धनुष बाण दिया गया और आंखें तो फूट गई थी, और मोहम्मद गौरी ऊपर बैठा था, ठहाका लगा रहा था कि मैंने परास्त कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री, जो प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जो थे उस समय चंद्रवरदाई थे, वो वहां पर बैठे थे, और चंद्रवरदाई ने देखा कि राजा के हाथ में धनुष और बाण है, तुरंत कह दिया 4 बांस। देखिए चंद्रवरदाई कितना इंटेलिजेंट, कितना बड़ा वैज्ञानिक रहे होंगे कि वो बैठे बैठे बिना इंची टेप, बिना फिट के, बिना कुछ के, बैठे बैठे आंखों से नाप लिए कि 4 बांस। उस जमाने में दूरी का आकलन बांस से होता था, जैसे आज हम लोग मीटर कहते हैं, फिट कहते हैं। 12 इंच का ये होता है और इतने फिट का ये होता है, ये हिसाब आज रखते हैं ना हम लोग। उसी तरह वो बांस का हिसाब किताब चलता था। एक बांस मतलब इतना उनका एक आकलन था। जैसे पहले के जमाने में मील चलता था, मील आज किलोमीटर कहते हैं, पहले मील चलता था। उसके पहले कोस चलता था, है ना। जैसे ब्रज 84 कोस, कोस नाम दिया गया था, उसी प्रकार ये उस जमाने की भाषा थी। जैसे पहले किलो को सेर कहा जाता था, 1 सेर, 2 सेर, 3 सेर, क्यों जी? यहां तक तो मैंने भी देखा है जब सेर चलता था। जैसे आज कहते ना 1 केजी, 1 किलो। हमारे जब छोटे थे तो हमारे समय पर 1 किलो नहीं चलता था, उस 1 किलो को 1 सेर कहते थे। 1 सेर, आधा सेर मतलब आधा किलो, ये पैरामीटर था हमारे यहां नापने का। उसी प्रकार देखिए कितना बड़ा साइंस ये भागवत जी में रखा है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है। बिना इंची टेप के नाप लिया चंद्रवरदाई ने और कह दिया 4 बांस 24 गज। 1 गज कितना बड़ा होता है? 3 फीट का 1 गज होता है। क्यों? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट। देखो जरा गणित, अंगुल तक नाप लिया अपनी आंखों से कि अंगुल अष्ट। देखो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, मतलब जमीन से इतनी दूरी पर, इतने ऊपर सिंहासन पर मोहम्मद गौरी बैठा है। बाण उस दिशा में चलाओ और देखो अपने दुश्मन को परास्त करो। मरना तो है ही, पर यूं ही नहीं मरेंगे, दुश्मन को मार करके मरेंगे। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। बाण मारा उसके आदेश पर, उसी दिशा पे, यहां पर जाके घुसा बाण, क्योंकि कंठ से आवाज निकल रही। हंस रहा था मोहम्मद गौरी, हा हा हा, यहां से यहां घुसा बाण, मर गया। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को मारा और अपने को खंजर मार के, दुश्मन के हाथों नहीं मरेंगे, हम अपने हाथों मरेंगे। दोनों ने अपना शरीर छोड़ दिया। ये भारत की गाथा है। अर्थ क्या निकला? मैं आपको केवल ये समझा रहा हूं कि उस जमाने में नासा नहीं था। आज जो नासा शायद सारा श्रेय लेता है ना कि मैंने ये किया, हमने ये, अरे तुमने जो किया है, तुमसे पहले विडंबना ये रही है कि भारत के लोगों ने गाना नहीं गाया कि हमने ये दिया, हमने वो दिया। अरे हमने तो दुनिया को पढ़ना सिखाया, 0 हमने दिया था। आर्यभट्ट ने 0 दिया ना, दशमलव दिया ना, 0.0 ना दिया होता तो दुनिया क्या पढ़ती आगे। भारत की उपलब्धि में आपको गिना रहा हूं। कई लोग कहते हैं ना भारत में कुछ नहीं है, अरे अमेरिका में अच्छा है। अरे पागल, अमेरिका की 4 रोटी खा के आए तो तुम बात वहां की करने लग गए। हमारे भारत जैसा कुछ नहीं है। सारी दुनिया को यह जान लेना चाहिए कि भारत ही विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। दुनिया को सिखाने वाला कोई था, कोई है, कोई रहेगा
तो केवल हम अर्थात भारत के लोग। इसलिए अपनी माटी से प्यार करना सीखो भारतवासियों। 26 जनवरी आ रही है ना, आज 25 है, कल है। मेरे देश प्रेमियों, अपनी माटी से प्यार करो, अपनी पृथ्वी मां से प्यार करो। राम जी अयोध्या से गए थे ना, तो अपनी माटी लेकर के गए थे अयोध्या की। मिट्टी से प्यार करो। ये मेरी भारत की जो माटी है ना, ऐसी माटी दुनिया में कहीं नहीं है। ये गंगा और यमुना की माटी है, ये ऋषि मुनियों के चरणों की धूल है। भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान या भगवान के भक्तों के चरण ना पड़े हों। जिस घर में आज आप रहते हैं, हजारों साल पहले उस मिट्टी पर हो सकता है किसी महापुरुष ने चरण रखे हों। इसलिए देखिए, अब मैं आपको भागवत जी का वो प्रसंग सुना रहा हूं जिसमें समय की कितनी बारीकी से गणना की गई है। हमारे भारत के आज बच्चे जो भागवत का तिरस्कार करते हैं, गीता की उपेक्षा करते हैं, काश आप लोगों ने भागवत जी का गहन अध्ययन किया होता, इस पर रिसर्च की होती, तो आज दुनिया में अमेरिका और जापान बहुत बड़े रिसर्च सेंटर वहां ना होते, बल्कि आज भारत रिसर्च कर करके दुनिया को रास्ता बता रहा होता। लेकिन आपने तो अपने उन ग्रंथों का अपमान और अवहेलना की जिनमें ये देखो लिखा है। देखो, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। 2 परमाणु को मिलाने से एक अणु बनता है। देखो, ये पूरी साइंस की बातें हैं, ये पढ़ाई जाती हैं, ये साइंस की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। ये भागवत जी के 3 स्कंध के हम 11वें अध्याय के 5वें श्लोक की बात कर रहे हैं आपसे। 2 परमाणुओं को मिलाकर एक अणु होता है और 3 अणुओं को मिलने से एक त्रसरेणु बनता है, जो झरोखे से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जाता है। अरे राम राम, जानते हैं किसकी बात लिखी है? मैं समझा दूं आपको। आपने कभी गौर किया हो, जब कभी आप लोग धूप में बैठते हैं तो आपने कभी देखा आकाश में ऐसे ऊपर करके कुछ उड़ता सा दिखता है आप लोगों को? हाँ या ना? हाँ, मैंने देखा है। ऐसा लगता कुछ उड़ता, यहां तक जाएगा फिर खत्म, फिर यहां से शुरू हो जाएगा, है ना? ऐसी सिर हिला रहे हो कि देखा भी है? देखो, उस चीज को कौन देखता है विस्तार से? माइक्रोस्कोप नाम की मशीन है वैज्ञानिकों के पास, जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। माइक्रोस्कोप से उस चीज को देखा जाता है। आकाश में उड़ते हुए वो परमाणु है, त्रिसरेणु बोलते हैं उनको। देखिए, उनकी बातें यहां पर लिखी हुई हैं भागवत जी में कि उनको देखा जाता है। अब उसके आगे ऐसे 3 त्रसरेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितनी देर लगाता है? पढ़ा, ये साइंस पढ़ा ना आप लोगों ने, हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। सूर्य के प्रकाश को यहां पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है? जहां तक मुझे याद है, हो सकता मेरा अंदाज गलत हो, आपको याद हो बता देना। जहां तक मुझे याद है लगभग 9 मिनट। लगभग कितना? 8 मिनट। चलो 1 मिनट ही आगे था। लगभग 8 मिनट लगता है पृथ्वी तक। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है? पृथ्वी में आने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? जो समय की गणना आज साइंस बता रहा है, वही समय की गणना हजारों साल पहले हमारे भागवत जी में लिखी गई है ऋषि मुनियों के द्वारा। ये मैं वही आपको सुना रहा हूं, ये भागवत जी का प्रसंग है। पर ये चूंकि इतना कठिन है, साइंस से जुड़ा हुआ, इसीलिए कोई इसको आप लोगों को सुनाता नहीं है, पर ये दास आपको सुनाएगा। त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है और 3 वेद का एक लव होता है।
और 3 लव का एक निमेष होता है। अब ये बातें आ गई हैं मिनट पर, है ना। 3 निमेष को एक क्षण कहते हैं। क्षण कहते हैं ना, क्षण भर रुक जाओ, क्षण भर रुक जाओ, तो क्षण कितना बड़ा होता है। ये क्षण जो होता है एक, इसका भी एक पैरामीटर है कि इतने मिनट का एक क्षण होता है ना। ये पुरानी परिभाषाएं, पुरानी भाषाएं हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले कहा कि कोश इत्यादि ये पुरानी भाषाएं हैं। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठा का एक लघु होता है और 15 लघु की एक नाड़िका होती है जिसे दंड कहा जाता है। 2 नाड़िका का एक मुहूर्त होता है। देखिए मुहूर्त की गणना, मुहूर्त लोग कहते हैं ना एक ही मुहूर्त में, जैसे ब्रह्म मुहूर्त है इत्यादि मुहूर्त है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार एक रात्रि दोनों संधियों के 2 मुहूर्त छोड़कर 6 या 7 नाड़ी का एक प्रहर होता है। रात्रि को लोग कहते हैं कौन सा प्रहर चल रहा है। ये जो पुरानी भाषा है, इस पर रिसर्च की जाती तो आप ही सब आविष्कार कर पाते। ठीक है, फिर एक प्रहर होता है, उसे याम भी कहते हैं। मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग। हमारे एक दिन कितना होता है, अब देखो ये हिसाब यहां से निकलेगा। हमारा 12 घंटे का दिन होता है। अब 12 घंटे को 4 भागों में डिवाइड करिए, कितना हुआ, कितना हुआ, 3 चौके 12, 3 हुआ ना। क्यों भाई, हिसाब थोड़ा हमारी हेल्प करते चलो। 3 ही आया ना, 12 के 4 भाग करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है ना, गणित ठीक है। अब देखो तो 3 घंटे को यहां पर प्रहर कहते हैं, है ना। ये लिखा है प्रहर होता है याम कहला, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। अब देखिए प्रहर की गणना यहां से निकल रही है। आप लोग घड़ी बड़ी तो अभी देखे हैं, ये पहले का समय। अब यहां देखना एक साइंस, अब मैं साइंस का पूरा आपको, मैं रिसर्च भी करूंगा इस पर, आप लोग करें ना करें मैं करूंगा। 6 पल मीन्स 6 तल का, 6 एक हिसाब है उसका। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए, सुनिएगा। ये भागवत जी बोल रहा हूं, आप ये ना बोलना महाराज जी क्या सुना रहे हैं, भागवत सुना रहा हूं आपको। भागवत सुना रहा हूं साहब, बाहर की बातें नहीं कर रहा हूं आपसे। ये कठिन चीजें आपको नहीं सुनाई जाती, पर हम आपको सुनाएंगे। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके। अब देखिए यहां पर जल के एक पैरामीटर को प्रस्थ कहा गया है। 1 लीटर की आधा लीटर, उसको प्रस्थ, मैं इसका भी और रिसर्च करूंगा कि प्रस्थ का अर्थ क्या है। ठीक है, अभी इसमें मेरी बहुत रिसर्च बाकी है, अभी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। प्रस्थ जल आ सके और 4 मासे सोने की 4 अंगुल तांबे की सलाई बनाकर उसके द्वारा उस बर्तन के पैंदे के छेद करके उसे जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में 1 प्रस्थ जल उस बर्तन में भर जाए, वह बर्तन जल में डूब जाए, उतने समय को एक नाड़िका कहते हैं। अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। माना कि 1 घंटे का हिसाब निकालना है, तो 1 घंटे का हिसाब कैसे निकलेगा, है ना, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें एक विधि बताई गई है कि आप एक ऐसा बर्तन लें, उस बर्तन वो इतना मोटा होना चाहिए और इतना गोल होना चाहिए, और उसमें इतना छेद करें और छेद करके उसे पानी में रख दें। तो जितनी देर में वो बर्तन पानी उसमें भर के वो पानी डूब जाएगा, उतने को 1 घंटा, मतलब 1 घंटे का प्रोसेस है वो। 1 घंटे का मान के चलो या आधा घंटे का मान के चलो, पर वो एक पैरामीटर सेट किया जाएगा कि अब जैसे आजकल ना वो होती है, एक डिब्बी मिलती है, उसमें रेत भरी होती है, और रेत को आप पलटा के रख दो तो उससे नीचे गिरती रहती है ना रेत, उसको कुछ बोलते हैं, है ना। तो रेत गिरती रहती है, तो उसमें एक सेट होता है कि ये 1 घंटे में खाली होगी या आधे घंटे में, उसका एक टाइम फिक्स होता है।
कि 30 मिनट में पूरी खाली हो जाएगी या 60 मिनट में खाली होगी। तो सोचिए, जिसको साइंस और आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उन चीजों का पैरामीटर, उन चीजों का हिसाब किताब यहां लिखा है कि आने वाले, देखो हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया है कि कल तुम्हें समय देखना हो, घड़ी का आविष्कार करना हो, तो इस सिद्धांत से घड़ी बना लेना। सिंपल भाषा में यह घड़ी बनाने का सिद्धांत है। घड़ी किसने बनाई? 10 ने बनाई। कब बनाई? 600 साल पहले बनाई। इसलिए घड़ी में 10:10 होता है, क्योंकि घड़ी बनाने वाले का नाम 10 है। ठीक है, पर घड़ी 600 साल पहले बनी, पर आप आश्चर्य मानेंगे कि 600 साल से पहले, 1300 साल पहले हमारे भारत में एक मंदिर है, कोणार्क मंदिर। जगन्नाथपुरी के बगल में, ये टीवी पर आप देख रहे हैं, कोणार्क मंदिर का चित्र है। 10 के नोट में भी आजकल कोणार्क मंदिर का वो चक्के का चित्र बनाया हुआ है। ये देखिए, चक्के का चित्र है। आज भी मैं यहां पर गया हूं, मैं इसका सबूत हूं। आज भी ये चक्र 1400 साल पुराना मंदिर है। इसका इतिहास गूगल पे डालेंगे, मिलेगा। 1400 साल पहले ये जो चक्र है ना, ये घड़ी का काम करता रहा, और यह सूर्य के प्रकाश से यह बताता है कि कितना बज गया। आज भी यह परफेक्ट समय बताता है, 1-1 मिनट बताता है। कितने साल पहले की गणना है ये? 1400 साल। कोणार्क मंदिर कितने साल पहले बना है? 1400 साल पहले। उठा के गूगल पर देख लेना और साक्ष्य मिल जाएंगे आपको। हाँ या ना? तो मेरी मां, कोणार्क मंदिर को बनाया गया तो भागवत जी को पढ़कर बनाया गया, क्योंकि इसमें समय की गणना दी गई है। जिस व्यक्ति ने घड़ी बनाई है, मैं दावे से कहता हूं कि उसने भागवत जी का यह सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा, तब उसके मन में घड़ी बनाने का ख्याल आया है। कहीं ना कहीं से कल्पना तो चाहिए ना। काश भारत के आप लोगों ने अपने बच्चों को ये ग्रंथ पढ़ाए होते, तो ये सारे आविष्कार आज आप लोग कर रहे होते, आप लोग इसमें आगे बढ़ रहे होते। लेकिन आज के बच्चे हमारे ग्रंथों का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। उनसे कहो कि देखो इतना बड़ा साइंस भरा है। मैं अभी और आगे समझाऊंगा आपको, मेडिकल साइंस भी इसमें भरा है, और ये भागवत जी ही है ना।